फ्लाइट प्लान 2005 एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें जोडी फोस्टर काइल प्रैट के रूप में है जो एक एविएशन इंजीनियर है। अपने पति की मृत्यु के बाद काइल अपनी बेटी जूलिया के साथ बर्लिन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लेती है। फ्लाइट के दौरान जूलिया गायब हो जाती है और किसी को याद नहीं आता कि वह फ्लाइट में थी। काइल की मानसिक स्थिति पर सभी सवाल उठाते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दृढ़ रहती है। कहानी में सस्पेंस बढ़ता जाता है और काइल एक गहरी साजिश का पर्दाफाश करती है। यह फिल्म तनाव और भावनाओं से भरी है। उड़ान योजना काइल प्रैट के लिए यह एक कठिन रात है। काइल एक अमेरिकी विमान इंजीनियर है जो हाल ही में बर्लिन में अपने पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गई है। उसे अपने पति के शव को अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका के लिए उड़ान पर ले जाना है। अपनी चिंता से निपटने के लिए काइल अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई गोलियां लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फबारी हो रही है। एक टैक्सी उन्हें हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। हवाई अड्डे पर काइल जूलिया को खो देती है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, जोड़ों, विदेशियों, वयस्कों को देखती है, लेकिन कोई भी बच्चे जैसा नहीं। वह फिर से मुड़ती है। जूलिया एक छोटी सी दुकान के पास खड़ी है। गुस्से से भरी आवाज में वह उसे सलाह देती है कि वह उसकी अनुमति के बिना इधर उधर न भटके। काइल और जूलिया जल्द ही एक विमान में सवार होंगे जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की है। वे केबिन में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। जूलिया अपनी खिड़की से बाहर देखती है। फिर वह अपनी सांस से उस खिड़की को भाप से भर देती है और अपनी उंगली से भाप में एक छोटा सा दिल बनाती है, एक छोटा सा अनाड़ी दिल। फिर काइल झपकी लेती है। अपनी झपकी से जागने पर उसे पता चलता है कि जूलिया अपनी सीट से गायब हो गई है। काइल दूसरे यात्रियों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यात्री उसे देखने की याद नहीं करता। एक फ्लाइट अटेंडेंट का सुझाव है कि जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल उसे खोजने की कोशिश करते हुए गलियारे से नीचे चला जाता है, लेकिन जूलिया का कोई पता नहीं चलता। काइल बेचैनी के साथ इधर उधर देखती रहती है जो बढ़ने लगी है। वह अपनी पंक्ति को फिर से देखती है जहां वे सो गए थे। वह उस कंबल के नीचे देखती है और एक हाथ वाले भालू को पाती है, लेकिन जूलिया नहीं है। यह अजीब है। जूलिया अपने भालू के बिना कहीं नहीं जाती। फिर वह जूलिया को खोजने में मदद करने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टेफनी से संपर्क करती है। स्टेफनी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और एक लापता बच्चे की घोषणा करती है। हालांकि कुछ देर बाद उसे आश्चर्य होता है। स्टेफनी उसे बताती है कि उसकी बेटी के उड़ान में सवार होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल भ्रमित है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वह अपना बोर्डिंग पास दिखाकर इसे साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि काइल जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं ढूंढ पाती है और उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का बैग ओवरहेड बिन से गायब है, जो कि असंभव है क्योंकि जूलिया खुद यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वह इतनी लंबी नहीं है। इस स्थिति को देखकर एक स्काई मार्शल जीन कार्सन उसकी बेटी की खोज के दौरान उसकी निगरानी करना शुरू कर देता है। काइल कैप्टन मार्कस रिच से मिलने की मांग करती है ताकि वह अपनी बेटी की खोज में शामिल हो सके। यह सुनकर कि उसकी बेटी के उड़ान में सवार होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैप्टन पूछता है कि क्या काइल अभी किसी दवा के सेवन पर है। काइल का कहना है कि वह अपने पति की मौत के कारण होने वाली चिंता से निपटने के लिए नींद की गोलियां ले रही थी। काइल ने आगे बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिससे वह आत्महत्या मानने से इनकार करती है। कप्तान और अन्य चालक दल के सदस्यों को संदेह है कि काइल अपने पति की मौत से पागल हो गई है और उसने अपनी बेटी को जहाज पर लाने की कल्पना की है। काइल जूलिया को नाक से पूंछ तक खोजने पर जोर देती है। कप्तान रिच अनिच्छा से सहमत होते हैं और चालक दल के सदस्यों को पूरी तरह से खोज करने का आदेश देते हैं। केबिन में लाइटें चालू की जाती हैं। सभी यात्रियों को अपनी सीट न छोड़ने की घोषणा की जाती है। स्टेफनी एवियोनिक्स सेक्शन में जाती है, चारों ओर देखती है, लेकिन अभी भी 4 साल की कोई लड़की नहीं है। जब प्रैट खोज में व्यस्त होता है तो उसे एक मिस्री दिखाई देता है। वह उसे कहीं से पहचानती है और उसका सामना करती है। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग अभी बहुत उलझन में है। फिर काइल कैप्टन से कार्गो होल्ड में जूलिया को खोजने के लिए कहता है। कैप्टन रिच इसकी अनुमति नहीं देता है और गुस्से में कहता है कि इस फ्लाइट में सैकड़ों यात्री हैं जिन पर इस समय कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सभी फ्लाइट अटेंडेंट एक बच्चे की तलाश में व्यस्त हैं जिसके बारे में उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि वह कभी भी फ्लाइट में था। काइल इसे अच्छी तरह से नहीं लेती है।
फिर वह मिस्र के व्यक्ति के पास जाती है। वह उस व्यक्ति पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाती है, क्योंकि उसे अब याद आता है कि उसने उसे कल रात अपनी बेटी के बेडरूम में घूरते हुए देखा था। उस व्यक्ति को आरोप लगने पर गुस्सा आता है। फिर वह उस होटल की रसीद दिखाता है जहां वह रहता था, जो उसके अपार्टमेंट के पास कहीं नहीं है। फिर अराजकता शुरू हो जाती है। काइल उस व्यक्ति को कबूल करने के लिए मजबूर करता है। वे लड़ते हैं। कार्सन, जो उसके व्यवहार से तंग आ चुकी है, कहती है कि उसके पति की मौत अब ज्यादा समझ में आती है। उसके साथ कुछ घंटे बिताने के बाद वह भी कूदने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद कैप्टन मार्कस को बर्लिन के अस्पताल से एक तार मिलता है जिसमें लिखा है कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वह छत से गिर गया और आंतरिक चोटों के कारण उसकी भी मौत हो गई। अब चालक दल का मानना है कि वह भ्रम में है। काइल ने गुस्से में इसका खंडन किया। उसे पूरा यकीन है कि जूलिया अभी भी जीवित है और अभी भी विमान में है। कार्सन को अब लगता है कि काइल ऐसी कहानी बनाकर खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए वह उसे हथकड़ी लगाता है और उसे अपनी सीट पर बैठाए रखता है। एक चिकित्सक, लिसा, उसके पास आती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिससे काइल को अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह होता है। वह अब अपनी बेटी की मौत को स्वीकार करने लगती है। हालांकि फिर उसने देखा कि जूलिया ने अपनी सीट के बगल वाली खिड़की पर जो दिल बनाया था वह असली है। काइल को यकीन हो गया कि कुछ अजीब चल रहा है। फिर उसने थेरेपिस्ट को बाथरूम का इस्तेमाल करने देने के लिए मना लिया। ऐसा करने के बजाय वह ऊपरी डिब्बे में चढ़ गई और विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाया, ऑक्सीजन मास्क लगाए और लाइटिंग को बाधित किया। सभी यात्री और चालक दल घबरा गए, लेकिन कार्सन को एहसास हुआ कि काइल ही इसके पीछे है। वह इस अव्यवस्था का इस्तेमाल करके डम्बवेटर को निचले फ्रेट डेक पर ले गई। वहां उसे अपने पति का ताबूत मिला। उसने डेविड के ताबूत को खोला। उसे शक था कि जूलिया अंदर है, लेकिन उसे केवल अपने पति का शव मिला और कुछ नहीं। कार्सन उसे ढूंढता है, उसे हथकड़ी पहनाता है और वापस ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि विमान गूजबे हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्टॉप ओवर कर रहा है, जहां उसे हिरासत में लिया जाएगा। जैसे ही उसे उसकी सीट पर ले जाया जाता है, यात्रियों में से एक तालियां बजाने लगता है। तालियां फैलती हैं, डेक भर जाता है। कुछ अन्य लोग उसे घूर रहे हैं, जिनमें मिस्री भी शामिल है। काइल पिछली पंक्ति में पहुंचती है, जहां वह रुकती है और वहां बैठ जाती है। काइल कार्सन से अंतिम अनुरोध करती है कि उसे विमान की लैंडिंग के बाद तलाशी लेने की जरूरत है। कार्सन एक पल के लिए विचार करता है, फिर कप्तान से बात करने का फैसला करता है। हालांकि कप्तान से बात करने के बजाय वह चुपके से मालवाहक डेक पर चला जाता है। वहां वह डेविड, काइल के पति, के ताबूत में छिपे 2 विस्फोटक और एक डेटोनेटर निकालता है। फिर वह एवियोनिक्स सेक्शन में उतरता है और विस्फोटकों को प्लेटफॉर्म के किनारे पर लगाता है, जिससे जूलिया दिखाई देती है, जो सो रही है। इस बिंदु पर यह पता चलता है कि कार्सन इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। कार्सन और स्टेफनी ने $50 मिलियन की फिरौती के लिए विमान को हाईजैक करने और काइल को विमान के बारे में जानकारी होने के कारण फंसाने की साजिश रची है। उन्होंने काइल को उस ताबूत को खोलने के लिए मजबूर करने के लिए जूलिया का अपहरण किया, जिसमें उसने विस्फोटक और डेटोनेटर रखे थे। कार्सन ने कप्तान को बताया कि काइल एक अपहरणकर्ता है और विमान को उड़ाने की धमकी दी, जब तक कि एयरलाइन ने $50 मिलियन बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किए। कार्सन ने फिर एक घबराई हुई स्टेफनी को बताया कि वह विमान को उड़ाने का इरादा रखता है, बेहोश जूलिया को मार देगा और काइल को डेटोनेटर के साथ मृत छोड़ देगा। काइल अभी भी सब कुछ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो हुआ था। वह उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखती है, क्योंकि विमान उतरने वाला होता है। आपातकालीन लैंडिंग के कारण अन्य यात्री भ्रमित होते हैं। लैंडिंग के बाद यात्री विमान से बाहर निकलते हैं। जैसे ही कप्तान जा रहा होता है, काइल कप्तान से भिड़ जाता है, जो गुस्से में घोषणा करता है कि फिरौती का भुगतान किया जा चुका है। काइल इससे भ्रमित हो जाती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सब कार्सन का काम है। वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए स्थिति का उपयोग करता है और ऐसा दिखाता है जैसे काइल एक आतंकवादी है। इस सच्चाई को समझते हुए काइल अपहरणकर्ता की भूमिका का लाभ उठाने का फैसला करता है। कार्सन को जहाज पर रहने और चालक दल को छोड़ने का आदेश देता है। कार्सन हिचकिचाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर वह मना करता है तो यह देखा जाएगा कि यह नाटक उसका है। जैसे ही विमान का दरवाजा बंद होता है, काइल आग बुझाने वाले यंत्र से कार्सन को बेहोश कर देता है, उसे हथकड़ी से बांध देता है और उसकी जेब से डेटोनेटर निकाल लेता है।
स्टेफनी छिपने की जगह से बाहर आती है। कार्सन को होश आता है। वह काइल का पीछा करता है, तब तक गोली चलाता है जब तक कि वह खुद को कॉकपिट में बंद नहीं कर लेती। वह विमान के अटारी का दरवाजा खोलती है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक बाइंडर बाहर फेंक देती है। कार्सन ऊपर की मंजिल पर धमाका सुनता है और वहां से चला जाता है। काइल बाहर निकलता है और अपराध बोध से ग्रस्त स्टेफनी से मिलता है। वह उसे मुक्का मारती है, जो घबरा जाती है और तुरंत विमान से भाग जाती है। काइल अपनी बेटी को एवियोनिक्स में ढूंढती रहती है और वहां जूलिया को बेहोश पाती है। वह तुरंत उसे गले लगाती है और उसे उठा लेती है। कार्सन जल्द ही उसका पीछा करता है और खोज करते समय यह बताता है कि उसने विस्फोटकों को अपने ताबूत में तस्करी करने के लिए उसके पति की हत्या की, यह जानते हुए कि इसे चेक पॉइंट पर स्कैन नहीं किया जाएगा। काइल तुरंत जूलिया को विमान के गैर दहनशील होल्ड में ले जाता है। हाथ में डेटोनेटर लेकर कार्सन उस पर गोली चलाता है क्योंकि वह दरवाजा बंद करती है। होल्ड की गैर दहनशील दीवारों की सुरक्षा के लिए वह विस्फोटकों को विस्फोटित करती है। विमान में विस्फोट होता है जिससे कार्सन की मौत हो जाती है। यात्री और चालक दल विस्फोट को सदमे में देखते हैं। कुछ देर बाद काइल अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है। जैसे ही काइल अपनी बेटी को टरमैक पर ले जाती है, सभी यात्री यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह पूरे समय सच बोल रही थी। अगली सुबह हवाई अड्डे के टर्मिनल पर कैप्टन रिच आता है और काइल से अपने संदेह के लिए माफी मांगता है। स्टेफनी को एफबीआई हथकड़ी में ले जाती है, जहां एक एजेंट उन्हें सूचित करता है कि बर्लिन के शवगृह निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। काइल जूलिया को यात्रियों की भीड़ के बीच से ले जाता है, जिन्हें सच्चाई का एहसास होता है। सभी स्तब्ध हैं और कुछ हद तक उस पर विश्वास न करने के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अपनी बेटी को वैन में लादने से पहले जूलिया जाग जाती है और नींद में पूछती है, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं, जबकि वे जाने के लिए तैयार होते हैं। अंतिम दृश्य में मिस्र के यात्री को दिखाया गया है सम्मान और क्षमा के रूप में उसका बैग उठाने में मदद करना। यह फिल्म फ्लाइट प्लान का अंत है।